गुड मॉर्निंग। देखिए यहाँ पर चैप्टर 1 है और इसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, परिवर्तन क्या होता है? तो परिवर्तन मतलब बदलना, जैसे फल का पकना, भाप का बनना, जंग लगना, ये सब क्या है? ये सब परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन दो तरह के होते हैं, रासायनिक परिवर्तन एवं भौतिक परिवर्तन। दोनों में अंतर दिया गया है, आप देख सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन अस्थायी रूप से परिवर्तन होता है, लेकिन जबकि ये जो भौतिक परिवर्तन है ये अस्थायी रूप से परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन को केमिकल चेंज बोला जाता है और भौतिक परिवर्तन को फिजिकल चेंज। और ये भौतिक परिवर्तन जो है टेम्पोररी बेसिस पर होता है और रासायनिक परिवर्तन परमानेंट होता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, रासायनिक परिवर्तन होने के पश्चात, है ना, जो नई वस्तुएं बन जाती हैं उसको उसके मूल रूप में नहीं लाया जा सकता है, लेकिन भौतिक परिवर्तन में वापस उसको मूल रूप में लाया जा सकता है ना। अब रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है, जैसे दूध से दही बनना, है ना, लोहे में जंग लगना, मैग्नीशियम का पिघलना। भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है, बल्ब का जलना, बर्फ से पानी बनना। अच्छा, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। आगे देखिए, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया जो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है जिसमें एक या अनेक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, नौशादर पर जब चूना मिलाया जाता है और इसे रगड़ा जाता है, तब वहां से एक तीक्ष्ण गंध, अमोनिया NH3 की गंध उत्पन्न होती है। तो बाकी पदार्थ नमी युक्त हो जाता है। तो ये क्या है? ये है आपका रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन अगर इसी चीज को तत्वों अथवा यौगिकों के सूत्रों की सहायता से लिख दिया जाए, तब ये रासायनिक समीकरण बन जाता है। जैसे रासायनिक समीकरण में देखिए, नौशादर NH4Cl प्लस चूना CaO, दोनों को मिलाकर आपस में रब किया जाता है, रगड़ा जाता है। अब ये क्या बन गया? देखिए, ये बना CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, क्या बना? कैल्शियम क्लोराइड और प्लस H2O यानी कि जल, और प्लस NH3 ये अमोनिया गैस निकलती है। क्लियर है? यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, आप समझ लीजिएगा। कैल्शियम क्लोराइड है और यहाँ अमोनिया क्लोराइड नहीं होगा, केवल अमोनिया होगा। ओके, NH3 अमोनिया गैस की गंध निकलती है। अब इसको संतुलित करने के लिए NH4Cl को 2 रेशियो में लिया गया है। ठीक है, अगर स्टेटमेंट में लिखा जा रहा है तब वो रासायनिक अभिक्रिया होगी, अगर उसको समीकरण के रूप में लिखा जा रहा है तब वो रासायनिक समीकरण होगा। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार के होते हैं, जैसे संयोजन अभिक्रियाएं, वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रियाएं, विस्थापन अभिक्रियाएं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं और उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाएं। संयोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? देखिए, वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व अथवा पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। अच्छा, संयोजन अभिक्रिया में कोई सह उत्पाद रहेगा नहीं बनता है। जैसे देखिए, यहाँ पर अमोनिया NH3 लिया गया प्लस HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, अमोनिया और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब दोनों को मिलाया गया तब दोनों मिलकर बन गया अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। इसी तरह आप देख सकते हैं,
CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस, जब दोनों को मिलाया गया, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को और क्लोरीन गैस को मिलाया गया, तब ये बना COCl2 यानी कि कार्बोनिल क्लोराइड। अच्छा, इसी COCl2 को ही फास्फीन गैस कहते हैं, याद रखिएगा, फास्फीन गैस कहते हैं। और केमिस्ट्री में आपको सूत्र याद रहना चाहिए, जैसे फास्फीन गैस का सूत्र होगा COCl2, क्लोरीन गैस का होगा Cl2, कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होगा CO। इस तरह से आपको पता होना चाहिए। आगे देख सकते हैं, कार्बन, है ना, के साथ जब ऑक्सीजन गैस को मिलाया गया, तब ये बना CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। ठीक है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन गैस के साथ अगर ऑक्सीजन को मिलाते हैं, हाइड्रोजन गैस को 2 रेशियो में, ऑक्सीजन गैस को 1 रेशियो में, तब यहां से ये बनता है जल यानी कि H2O। ओके, 2H2O, ये बैलेंस करने के लिए 2 लगा है, बाकी जल का सूत्र है H2O। अब यहाँ पर आप नेक्स्ट देख सकते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभावों द्वारा अपने अवयवी तत्वों अथवा लघु तत्वों में अपघटित हो जाते हैं, इसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया भी 3 प्रकार की होती है, उष्मीय अपघटन, प्रकाश अपघटन और विद्युत अपघटन। अब इसमें उष्मीय अपघटन क्या होता है, तो देखिए, वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक उष्मा के द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है ना, तब इसे कहते हैं उष्मीय अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 पर जब उष्मा प्रवाहित किया जाता है, तो उष्मा के संपर्क में आने से कैल्शियम कार्बोनेट जो है, क्या होता है, इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकल जाती है और बचता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, चूना, है ना। इसी तरह फेरस सल्फेट पर जब उष्मा प्रवाहित किया जाता है, फेरस सल्फेट हरे रंग का होता है, तब ये फेरस सल्फेट से ये बन जाता है फेरिक सल्फेट, यानी फेरस सल्फेट का सूत्र FeSO4 है। और जब ये फेरिक ऑक्साइड में बनता है, सॉरी, फेरिक सल्फेट में नहीं, फेरिक ऑक्साइड में बनता है, तब इसका सूत्र होता है Fe2O3। क्या होगा, Fe2O3, ये भूरे रंग का होता है और सल्फर डाई ऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक। अब देखिए, प्रकाश अपघटन क्या होती है, जब वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं सूर्य के प्रकाश के द्वारा होती हैं, तब ये जो हैं, इसको कहा जाता है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं इसको। क्लियर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड। अब जब सिल्वर क्लोराइड पर सूर्य का प्रकाश प्रवाहित किया जाता है ना, या जब सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश के माध्यम से, ये इनमें से क्लोरीन गैस निकल जाती है, यानी कि Cl2 निकल जाती है और इनमें बचती है Ag यानी कि सिल्वर बची रह जाती है। क्लियर है। ये प्रकाश अपघटन है। आगे देखिएगा, विद्युत अपघटन क्या होती है, तो वो अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन, ठीक है, या गलित अवस्था में विद्युत प्रवाहित करने पर वह 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। इस प्रक्रम में धनायन कैथोड पर और ऋणायन जो है एनोड पर एकत्रित हो जाते हैं। यहाँ पर याद रखना, ऐसे अपक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन गलित अवस्था में विद्युत प्रवाहित करने पर संपन्न होती है, 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, धनायन कैथोड पर होता है, ठीक, और ऋणायन जो है एनोड पर एकत्रित होता है। जैसे जल, जब जल पर विद्युत
प्रवाहित किया जाता है तब जल जो है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में क्या होती है, विभक्त हो जाती है। और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर चले जाते हैं, ऑक्सीजन गैस जो है एनोड पर चले जाते हैं। इसी तरह जब पोटेशियम क्लोराइड को गलित अवस्था में जब इस पर विद्युत प्रोवाइड किया जाता है, विद्युत अपघटन होता है, तब इनमें से क्लोरीन गैस निकलकर एनोड पर चला जाता है और बाकी पोटेशियम निकलता है, वो पोटेशियम कैथोड पर कलेक्ट हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। नेक्स्ट देखिए विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो विस्थापन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें एक क्रियाकारक पदार्थ द्वारा दूसरे क्रियाकारक पदार्थ से कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है। जैसे यहाँ पर देखिए कॉपर सल्फेट नीला रंग का होता है। अब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में, है ना, जब आयरन प्रवाहित किया जाता है Fe, तब ये बन जाता है फेरस सल्फेट और फेरस सल्फेट हरे रंग का होता है। ठीक, FeSO4 का जलीय विलयन बनता है और इनमें से जो है कॉपर विस्थापित कर दिया जाता है, कॉपर निकल जाता है। ओके, अब ये विस्थापन अभिक्रियाएं हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट अगला देखिएगा कॉपर सल्फेट जो कि नीला रंग का होता है। अगर कॉपर सल्फेट पर जिंक को, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जिंक प्रवाहित किया जाता है तब ये क्या बनता है, जिंक सल्फेट का जलीय विलयन बनता है और कॉपर सल्फेट से कॉपर निकल जाता है। ओके, अब यहाँ पर आगे देखिएगा द्विविस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों यौगिकों के आयनों अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनते हैं उसे उभय अपघटन या जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए सोडियम सल्फेट Na2SO4 के जलीय विलयन में जब बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन मिलाते हैं तब ये बन जाता है बेरियम सल्फेट BaSO4 और उसके साथ में सोडियम क्लोराइड NaCl। तो यहाँ पर एक दूसरे को विस्थापित किया जा रहा है, इसलिए ये द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। इसी तरह सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 में जब पोटेशियम क्लोराइड KCl मिलाते हैं तब ये बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड AgCl और प्लस पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि KNO3 बन जाएगा। आगे देखिएगा उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। अब यहाँ सुनिए उपचयन या ऑक्सीकरण। देखिए उपचयन को ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ध्यान देना। चाहे ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलो, चाहे उपचयन बोलो, चाहे ऑक्सीडेशन बोलो। अब अपचयन को चाहे अपचयन बोलो, चाहे जो है रिडक्शन बोलो। ओके, देखिए ऐसी अभिक्रिया, यहाँ पर ऑक्सीकरण की बात किया जा रहा है, ऑक्सीकरण या उपचयन की बात हो रही है। ऐसी अभिक्रिया वो अभिक्रिया जिनमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास होता है या पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तब उसे कहते हैं ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कॉपर में जब ऑक्सीजन संयोग करता ऑक्सीजन गैस आता है तब दोनों की तापन से बनता है कॉपर ऑक्साइड बनता है, CuO बनता है ना। अब कॉपर ऑक्साइड में देखिए ऑक्सीजन का संयोग हुआ है, ऑक्सीजन का योग हुआ है, यानी कि ये उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हैं। इसी तरह देखिए यहाँ SnCl2 है ना, SnCl2 है यानी कि स्टेनस क्लोराइड है। जब इसमें Cl2 गैस मिलती है तब ये बन जाती है स्टेनिक क्लोराइड, SnCl4 बन जाता है। यहाँ पर नेगेटिव आयनों की वृद्धि हो रही है, तो जिसमें ऑक्सीजन और नेगेटिव आयनों की वृद्धि हो वो होता है ऑक्सीकरण। और इसके विपरीत इसमें उल्टा होता है, हाइड्रोजन और पॉजिटिव आयनों का ह्रास हो तब वो क्या होता है, उपचयन या ऑक्सीकरण है। आगे देख सकते हैं आप MnO2 यानी कि मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है,
MnO2 का मतलब हुआ मैग्नीज डाई ऑक्साइड में जब HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड मिलाते हैं तब ये बन जाता है MnCl2 यानी कि मैग्नस क्लोराइड। और प्लस में Cl2 गैस निकलती है और प्लस में H2O यानी कि जल बनता है। आगे देख सकते हैं Zn प्लस CuSO4 ये बन जाएगा ZnSO4 और प्लस में Cu निकल जाएगा। यहाँ पर नहीं लिखा है इसके लिए सॉरी। अब Na एक सोडियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है ना, जब इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है तब ये धनायन बन जाता है, Na प्लस बन जाता है। तो ये सब किसका एग्जाम्पल है? ये सब तुम्हारा उपचयन का एग्जाम्पल है। अब आते हैं अपचयन क्या होता है। तो देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है तथा हाइड्रोजन का योग होता है ना, उसे कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। और अपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन पदार्थों का जो है क्या होता है, प्राप्त होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। देखिए आप जैसे कॉपर ऑक्साइड में अगर हाइड्रोजन गैस का तापन कराते हैं तब ये बन जाता है कॉपर और प्लस इधर बन जाता है जल। ओके, फिर यहाँ CuCl2 यानी कि क्यूप्रस क्लोराइड में अगर कॉपर मिलाते हैं तब ये CuCl बन जाता है, सॉरी CuCl2 यानी कि क्यूप्रिक क्लोराइड में अगर कॉपर मिलाते हैं तब CuCl यानी कि ये बन जाता है क्यूप्रस क्लोराइड बन जाता है। आगे ZnO का मतलब जिंक ऑक्साइड में जब कार्बन मिलाया जाता है तब ये बन जाता है Zn प्लस CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनता है। आगे FeCl3 यानी कि फेरिक क्लोराइड में जब H2S हाइड्रोजन सल्फाइड मिलाया जाता है तब ये बनता है फेरस क्लोराइड FeCl2 और प्लस बनता है HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड और इसके साथ में प्लस सल्फर निकलता है ना। अब इसी तरह सोडियम आयन अगर एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले तब ये बन जाता है सोडियम परमाणु बन जाता है, Na प्लस बन जाता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। ओके, अब यहाँ देखिए रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रियाएं रेड प्लस ऑक्स से बना है, यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण या उपचयन तथा अपचयन दोनों एक ही समय पर घटित होते हैं उनको रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयन उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर CuO प्लस H2O से क्या बनता है, Cu प्लस H2O। देखिए पहले वाले केस में देखिए CuO से बन गया Cu, यहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास हो गया। जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है तब वो अपचयन अभिक्रिया होती है। इसी तरह दूसरे में देखिए अब यहाँ पर H2 हाइड्रोजन से जब ये जल बना, H2 से H2O बना, हाइड्रोजन से जल बना, तब यहाँ पर हुआ ऑक्सीजन की वृद्धि। और ऑक्सीजन की वृद्धि का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्लियर है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया। तो इसमें एक ही समीकरण में ऑक्सीकरण भी हो रहा है यानी उपचयन भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, दोनों अभिक्रियाएं हो रही, इसलिए ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया या जो है अपचयन उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मेथेन गैस यानी कि CH4, मेथेन में जब ऑक्सीजन गैस मिलाते हैं तब ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2
प्लस जल H2O और इसके साथ में उष्मा उत्पन्न होती है। अब आप समीकरण बैलेंस करना आपको आना चाहिए, क्योंकि समीकरण बैलेंस करना आएगा तो आपको पता रहेगा अच्छा ऑक्सीजन को 2 रेशियो में लेना है। क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट। आगे यहाँ देखिए ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 ग्लूकोज के जलीय विलयन में अगर ऑक्सीजन गैस मिलाते हैं तब ये बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2 प्लस जल H2O और उसके साथ में ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा इसलिए निकलती है चूंकि अपक्रिया का नाम ही है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्मा का क्षेपण करने वाली अपक्रिया। आगे ऊष्मा शोषी अपक्रिया। अब ये क्या करेगा? ऊष्मा को शोषण करेगा, है ना। ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, मतलब ऊष्मा को एब्जॉर्ब किया जाता है, सोखा जाता है, उसे कहते हैं ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। जैसे यहां पर देख सकते हैं H2O, नहीं HgO, सॉरी भाई, HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड। अब HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड में जब ऊष्मा मिल जाती है, ठीक है, या मर्क्यूरिक ऑक्साइड से जब मरकरी बनता है तो उस दौरान मरकरी और ऑक्सीजन गैस बनता है, उस दौरान ये एटमॉस्फेयर से ऊर्जा या ऊष्मा प्राप्त करती है और मर्क्यूरिक ऑक्साइड ऊष्मा प्राप्त करने के पश्चात ये बनता है मरकरी यानी कि पारा, जिसका सिंबल Hg और प्लस ऑक्सीजन गैस में H2O। ठीक, आगे देखिएगा यहाँ संक्षारण क्या होता है। तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती हैं तब ये संक्षारित होती हैं और इस अभिक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे यहाँ दिया गया है लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ाना। संक्षारण की प्रक्रिया में लोहे का ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन हो जाता है और एक यौगिक जल योजित फेरिक ऑक्साइड, जिसका सूत्र है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 इंटू XH2O, यही एक प्रकार का ये जंग का सूत्र है। यही जंग का सूत्र, अगर कोई पूछ ले जंग का सूत्र बताओ, आप बता सकते हो Fe2O3 इंटू XH2O। अब जैसे देखिए Fe यानी कि आयरन में मिलाया गया ऑक्सीजन, ठीक है, वो भी 3/2 रेशियो में, ऑक्सीजन गैस यानी कि O2 और इसमें X रेशियो में वाटर मिलाया गया, तो सब मिलकर, है ना, ये क्या बना Fe2O3 इंटू XH2O यानी कि जल योजित फेरिक ऑक्साइड यानी कि जंग का सूत्र ये बन गया। आगे देखिए नेक्स्ट, देखिए विकृत गंधिता क्या होता है। जब तेल तथा वसा जो प्रकृति में वाष्पशील होते हैं, जब तेल तथा वसा जो कि प्रकृति में वाष्पशील होते हैं, है ना, ये सब खाद्य पदार्थ अपचयित हो जाते हैं। खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? अपचयित हो जाते हैं, तब ये विकृत गंधी हो जाते हैं, है ना, मतलब तब ये क्या हो जाते हैं? विकृत गंधी हो जाते हैं और इनकी गंध तथा स्वाद परिवर्तित हो जाते हैं, तो ये घटना विकृत गंधिता कहलाती है। अब यहाँ पर ये देखना है विकृत गंधिता रोकने के क्या उपाय हैं। तो देखिए पहला उपाय है खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्रों में रखना चाहिए। दूसरा है निम्न ताप पर पके हुए खाने का प्रशीतन करना चाहिए। अगला उपाय है खाद्य पदार्थ जैसे आलू, चिप्स इत्यादि की पैकिंग में ऑक्सीजन को हटाकर उसके स्थान पर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। अगला देखिएगा
खाद्य पदार्थों तथा पके हुए भोजन को सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क से बचाकर रखना चाहिए। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान हमें निम्न प्रेक्षणों द्वारा पता चलता है, पहचाना जाता है। पहला अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, उसके ताप में परिवर्तन हो जाता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है और गैस का निकलना यानी कि गैस निकलता है। अब देखिए अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है। रासायनिक अभिक्रिया अवस्था परिवर्तन के द्वारा अभिलाक्षणित होती है। जैसे जब हम मोम को जलाते हैं तब जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यहाँ मोम एक ठोस पदार्थ है और ये जो जल द्रव कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, ये इसका पूरा अवस्था बदल गया है ना। फिर आगे देखिए रासायनिक अभिक्रिया ताप परिवर्तन के द्वारा अभिलाक्षणित होती है। यदि बिना बुझा हुआ चूना जल से क्रिया करता है तो बुझा हुआ चूना बनता है। अगर बिना बुझा हुआ चूना यानी कि CaO जल यानी कि H2O से क्रिया करता है तब ये बुझा हुआ चूना यानी कि CaOH का होल ट्वाइस बनता है तथा अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा के कारण अभिक्रिया का मिश्रण गर्म हो जाते हैं। अब देखिए रंग में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रियाएं रंग में परिवर्तन द्वारा भी अभिलाक्षणित होती हैं। जैसे जब साइट्रिक अम्ल पोटेशियम परमैंगनेट के MnO4 के साथ क्रिया करता है तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो है बैंगनी रंग गायब हो जाता है। आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट गैस का निकलना। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं गैस के निकलने से अभिलाक्षणित होती हैं। जब दानेदार जिंक की अभिक्रिया किसी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल HCl से कराते हैं तब हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना कैसे संतुलित किया जाता है। तो देखिए रासायनिक समीकरण के बाईं ओर तथा दाईं ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए, क्योंकि द्रव्य की अविनाशिता के नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक परिवर्तन में ना तो कोई परमाणु नष्ट होता है ना ही कोई नया परमाणु उत्पन्न होता है। अब यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे Mg+O2 Mg+O2 और यहाँ पर बना MgO, ठीक है MgO। अब इसको संतुलित करना है। अब संतुलित करने के लिए क्या करोगे भाई, इधर Mg 2 रेशियो में है, O 2 रेशियो में, तो Mg दोनों तरफ 2 रेशियो में होना चाहिए, इसलिए Mg के पहले 2 लगा दिया गया, बाकी O तो पूरा ही है। अब देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियां। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की 4 विधियां हैं। पहला जांच एवं त्रुटि विधि, आंशिक समीकरण विधि, संयोजकता विधि और आयनिक समीकरण विधि। जांच एवं त्रुटि विधि क्या है, इसमें पहले अभिकारकों को तीर के बाईं ओर तथा उत्पादों को तीर के दाईं ओर अपने उनके सूत्रों में लिखा जाता है। फिर जो परमाणु सबसे कम संख्या में आया हो उसे पहले संतुलित किया जाता है, उसके बाद क्रमशः अधिकतर तथा अंत में अधिकतम संख्या वाले परमाणुओं को संतुलित किया जाता है। अब यहाँ पर जैसे कॉपर जब H2SO4 से क्रिया करता है यानी सल्फ्यूरिक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तब ये बनता है कॉपर सल्फेट CuSO4 बनता है ना, कॉपर सल्फेट। और इसके साथ में ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO2 और प्लस H2O जल बनता है। अब ये सब तो बना लेकिन समीकरण अभी संतुलित नहीं है, ठीक है। अब आपको समीकरण संतुलित करना है।
और समीकरण संतुलित करने का मतलब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर रहनी चाहिए। तो आगे देखिए, इसके बाएं तथा दाएं पक्ष में कॉपर की संख्या तो बराबर है, पहले आप ये देख लिए, मतलब इसमें कुछ करना ही नहीं है। दूसरा करें, बाएं पक्ष में सल्फर एक परमाणु है, देखिए सल्फर एक ही है लेकिन दाहिने पक्ष में सल्फर दो हैं, इसलिए बाएं पक्ष में सल्फ्यूरिक अम्ल के दो अणु लिखकर, सल्फ्यूरिक अम्ल के पहले दो लिखेंगे, है ना। तो हमारा S तो पूरा हो गया, सल्फर तो पूरा हो गया, लेकिन हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या को अब यहां से संतुलित किया जाएगा। H2 4 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, तो अब इधर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ही बार है, तो इसको भी तो संतुलित करना है। अब देखिए, यहाँ पर बाएं में हाइड्रोजन के 4 परमाणु और दाएं पक्ष में 2 ही हैं, इसलिए बाएं पक्ष में जल के 2 परमाणु लिखकर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को संतुलित कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ 2 लिख दिया गया, तो हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर भी 4 है, पूरा हो गया। अब ऑक्सीजन इधर 4 दूना 8 है, इधर आपका इधर भी 8 हो गया। इस तरह से जो समीकरण पूर्णतः संतुलित हो गया। क्लियर है? ऐसे अब यहाँ पर देखिए, हीट एवं ट्रायल विधि से निम्न अपक्रिया को संतुलित करना, ये जो अभी आप देख रहे थे ये हीट एंड ट्रायल मेथड से भी हुआ, लेकिन यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे Fe प्लस H2O, इसको संतुलित करना। Fe प्लस H2O से जो बनता है फेरिक ऑक्साइड Fe2 नहीं Fe3O4 बनता है और प्लस H2 बनता है। अब कैसे संतुलित करोगे? अभी असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या की सूची, है ना। इसमें आप देख सकते हो Fe 1 है बाईं तरफ और दाईं तरफ जो Fe 3 है। हाइड्रोजन बाईं तरफ 2 रेशियो में है लेकिन दाईं तरफ 2 रेशियो में, इसका मतलब हाइड्रोजन तो अभी बराबर है, ठीक है। ऑक्सीजन इधर 1 रेशियो में है LHS में, लेकिन RHS में ऑक्सीजन कितने रेशियो में? 4 रेशियो में है। तो अब तीसरा स्टेप, ऑक्सीजन के परमाणु अभिकारकों में, उत्पादों में ऑक्सीजन के परमाणु देखिए, अभिकारकों में 1 है जल के साथ, लेकिन उत्पाद में 4 हैं, वो भी Fe3O4 में आप देख सकते हैं 4 हैं। इसलिए संतुलित करने के लिए हम H2O के पहले क्या कर देंगे? 4 लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए Fe प्लस 4H2O और यहां से बना ये Fe3O4 प्लस H2। क्लियर? हाइड्रोजन गैस निकला, लेकिन अब हाइड्रोजन के परमाणु प्रारंभ में देखिए 8 हो गए और यहाँ पर उत्पाद में क्या हुआ? H2 2 ही हुआ, है ना। तो इसलिए संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे बताओ? संतुलित करने के लिए आप H2 के पहले 4 लगा दो, इससे पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कंप्लीट हो गया। Fe प्लस 4H2O gives out Fe3O4 प्लस 4H2। अब यहाँ पर देखिए स्टेप 5, लोहे के परमाणु प्रारंभ में कितने हैं? अभिकारक में 1 रेशियो में है ना, और उत्पाद में कितने हैं? Fe3O4 में 3 हैं। इसलिए यहां संतुलित करने के लिए Fe के पहले क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। अब ये फाइनली कंप्लीट हुआ। देखिए यहाँ पर क्या बना? 3Fe प्लस 4H2O gives out Fe3O4 प्लस 4H2। क्लियर है? और नेक्स्ट स्टेप में आप देख लीजिए कहीं कोई ऐसा परमाणु तो नहीं है जो दोनों तरफ बराबर नहीं, वैसे यहाँ पर सारा परमाणु दोनों तरफ बराबर हो गया, इसका मतलब ये संतुलित है, समीकरण संतुलित है। आगे देखिए, समीकरण की कमियां एवं सीमाएं क्या होती हैं? तो रासायनिक समीकरण निम्नलिखित तथ्यों को प्रकट नहीं करती हैं। एक तो भौतिक अवस्था को, अभिकारकों तथा उत्पादों की अवस्था, ठोस द्रव गैस का पता नहीं चलता है। सांद्रता, अभिकारक अभिक्रियाओं की सांद्रता का ज्ञान नहीं होता है समीकरण से।
और आगे गति एवं समय, अभिकारकों की गति तेज व मंद और अभिक्रियाओं के पूर्ण होने में कितना समय लगेगा ये पता ही नहीं चलता है। और ऊष्मा परिवर्तन, अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्पन्न या शोषित होती है, ये समीकरण द्वारा पता नहीं चल पाता है। अब और प्रकृति यानी कि अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय हैं या अनुत्क्रमणीय, ये समीकरण के द्वारा पता नहीं चलता है। ठीक है, कि अभिक्रिया में विस्फोट होगा या प्रकाश होता है, ये भी नहीं पता चलेगा। रासायनिक अभिक्रिया से अब देखिए रासायनिक समीकरण लिखने की विधि क्या है। तो अभिक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पादों के नाम और रासायनिक सूत्र ज्ञात होनी चाहिए। एक तो उत्पाद का नाम और उनका सूत्र क्या है ये पता होना चाहिए। और समीकरण में पदार्थ सदैव अणु के रूप में लिखे जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन H2 द्विपरमाणुक अणु है ना, नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2, क्लोरीन Cl2 लिखते हैं। लेकिन एक परमाणु को अणु को उनके प्रतीकों द्वारा ही लिखा जाता है, जैसे Na Mg, Na मीन सोडियम, Mg मैग्नीशियम, Ca कैल्शियम। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को प्रतीकों अथवा सूत्रों द्वारा बाईं ओर लिखा जाता है और अभिक्रियाओं के बीच धन का चिन्ह लगाया जाता है, जैसे Mg+O2। ओके, और ऊपर की चिन्ह प्लस लगाने के बाद तत्व लिखकर एरो का निशान लगा देते हैं बीच में, जो कि अभिक्रिया की दिशा को प्रदर्शित करता है कि Mg+O2 से MgO बन रहा है। अभी Mg+O2 संतुलित नहीं है। संतुलित करने के लिए एक तो Mg के पहले 2 लगाओ और इधर MgO के पहले 2 लगाओ, तब ये संतुलित होगा। आगे देखिए, अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, अर्थात बाईं और दाईं दोनों दिशाओं में होती हैं। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, अर्धशीर्ष वाले तीर के चिन्ह आप देख सकते हैं यहाँ बना है, इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे N2 प्लस H2 मिलकर NH3 बनता है। क्लियर है। अब ये संतुलित नहीं है समीकरण, ध्यान देना, N2 प्लस H2 इज इक्वल टू NH3, ये समीकरण संतुलित नहीं है। संतुलित करने के लिए क्या करोगे, N2 के NH3 के पहले 2 लगाएंगे, NH3 के पहले 2 लगाएंगे, N बराबर दिखा देंगे और यहाँ H2 के पहले 3 लगाएंगे, इस तरह संतुलित हो जाएगा। दाईं तथा बाईं ओर परमाणु की संख्या बराबर भी हो सकती है ये, अथवा नहीं। अगर नहीं है तब आपको संतुलित करना है, अगर है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ क्या होता है। तो देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं, और वो पदार्थ जो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आयोडीन के साथ जब क्लोरीन मिलाया जाता है ना, तब ये जो है क्लोराइड आयन बन जाता है और प्लस आयोडीन से आयोडीन गैस बन जाता है। अब यहाँ Cl2 से ये क्या बन गया, Cl बन गया, Cl2 से Cl बन गए, यानी कि इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। अब 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, यानी कि यहाँ पर Cl2 से Cl बना, इसका मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। अब जब ये ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसका मतलब ये अपचायक है, इसका मतलब ये क्या है, अपचायक है Cl। आगे 1 मिनट भाई, कुछ उल्टा हो गया क्या, Cl2 से ये Cl बन गया है ना, यानी कि इसमें क्या हुआ भाई, हाँ सही है, सॉरी भाई मैंने गलत बता दिया। देखिए Cl2 से Cl बना, यहाँ पर क्या हुआ, नेगेटिव आयनों की यानी कि ऋणात्मक आयनों की कमी हुई। जब नेगेटिव आयनों की कमी हो जाती है तब वो अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर है। तो यहाँ पर अपचयन हो रहा है, इसलिए Cl2 क्या है बताइए, ये जो है ऑक्सी सॉरी
ये ऑक्सीकारक है, हाँ ठीक है। जिन पदार्थ का तो किसका अपचयन हो रहा है, Cl2 का अपचयन हो रहा है, इसका मतलब Cl2 क्या है, ऑक्सीकारक है। अब नेक्स्ट देखिए अपचायक क्या होता है। किसी रासायनिक अपक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक पदार्थ कहते हैं। अपचायक वो पदार्थ है जो किसी भी रासायनिक अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, जैसे Fe3 प्लस 2Hi। अब इससे ये बन गया Fe2 प्लस, है ना, Fe3 प्लस और प्लस 2 आयोडीन, है ना, आयोडाइड आयन। अब यहां से बना Fe2 प्लस, यानी कि पहले फेरिक से बन गया फेरस और आयोडाइड से बन गया आयोडीन। अब बताइए आई माइनस, ठीक है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और ये बन गया आयोडीन गैस। तो जब नेगेटिव आयनों की वृद्धि होती तब वहां पर ऑक्सीकरण अपक्रिया, उपचयन अपक्रिया होती है। और इस प्रकार, है ना, ऑक्सीकरण अपक्रिया किस में हो रहा है, आयोडीन का हो रहा है, आयोडाइड के साथ, यानी कि आयोडाइड क्या है, अपचायक पदार्थ है। क्लियर। अब देखिए आप शॉर्ट्स में देख सकते हैं, शॉर्ट्स में रासायनिक अपक्रिया और समीकरण यहाँ पर सीधा सीधा दिया गया है। परिवर्तन दो तरह का, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन अस्थायी रूप से परिवर्तन होता है, भौतिक में अस्थायी रूप से परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन को मूल रूप में नहीं ला सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन से बने पदार्थ को, और भौतिक परिवर्तन में जिन पदार्थ का परिवर्तन होता है उनको वापस उनके मूल रूप में लाया जा सकता है। जैसे देखिए रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल दूध से दही बनना और भौतिक परिवर्तन में बल्ब का जलना। अब रासायनिक अपक्रिया और समीकरण क्या है। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अपक्रिया एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है जिनमें एक या अनेक पदार्थ आपस में मिलकर अपक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्लियर है। जैसे नौसादर पर जब चूना मिलाया जाता है या इसे रगड़ा जाता है तब इसमें तीक्ष्ण गंध NH3 उत्पन्न होती है, तो बाकी पदार्थ जो है नमी युक्त हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड, नौसादर में जब चूना CaO मिलाते हैं, रगड़ते हैं, तब ये बनेगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O जल और प्लस NH3 यानी कि अमोनिया। क्लियर है। अगर एक स्टेटमेंट के रूप में लिखो जैसे नौसादर प्लस चूना से बना कैल्शियम क्लोराइड प्लस जल प्लस अमोनिया, तब यह रासायनिक अपक्रिया। अगर आप समीकरण उनके प्रतीक सिंबल के रूप में लिख दिए तब ये हो जाएगा रासायनिक अपक्रिया, सॉरी रासायनिक समीकरण हो जाएगा। क्लियर। मतलब यहाँ पर सीधा बोला जा सकता है कि रासायनिक अपक्रियाओं में नया पदार्थ बनता है, जैसे NH3 से NH3 प्लस HCl से बन गया NH4Cl। रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, पहला संयोजन अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों का एक पदार्थ में संयोग हो जाता है, जैसे COCl2 से बन गया COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड फास्फीन, और कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस से बन गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और H2 प्लस O2, है ना, दो रेशियो में हाइड्रोजन, एक रेशियो में ऑक्सीजन से बन गया जल 2H2O। वियोजन अपक्रिया या अपघटन अपक्रियाएं तीन तरह के, अगर विद्युत के माध्यम से हो रही हैं तब विद्युत अपघटन, जैसे H2O जल पर जब विद्युत अपघटित कराते हैं तब ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में विभक्त होती हैं, उसमें अपघटन कहते हैं उसे जब उष्मा के माध्यम से वियोजन हो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जब उष्मा के माध्यम उसमें अपघटन के द्वारा कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड CaO और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में बदल जाता है ना। इसी तरह सूर्य के प्रकाश के द्वारा अगर अपघटन करवाया जा रहा है तब इसे प्रकाशीय अपघटन कहते हैं, जैसे AgCl सिल्वर क्लोराइड पर जब सूर्य का प्रकाश डाला जाता है तब ये सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस बनता है। ओके। वियोजन अपक्रिया क्या होता है, तो वियोजन अपक्रिया इसका मतलब तीन प्रकार की है, विद्युत अपघटन, प्रकाश अपघटन और उष्मीय अपघटन। अब देखिए विस्थापन अपक्रियाएं क्या हैं, तो विस्थापन अपक्रियाएं दो तरह की होती हैं, एकल विस्थापन अपक्रियाएं और जो है द्वि विस्थापन अपक्रियाएं। एकल विस्थापन अपक्रियाओं की एग्जांपल देख सकते हैं, कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस कॉपर, है ना। अब कॉपर सल्फेट का नीले विलयन में जब आयरन की, है ना, परत मिलाई जाएगी
तब ये बन जाता है फेरस सल्फेट, हरे रंग का विलयन प्राप्त होता है और प्लस कॉपर इसमें से निकल जाता है। तो ये एकल विस्थापन अभिक्रिया है। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे देखिए सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन में जब बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन मिलाया जाता है तब ये बन जाता है बेरियम सल्फेट और प्लस में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन प्राप्त होता है। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रियाएं दोनों तरफ से एक दूसरे तत्व को विस्थापित कर रहे हैं ना। आगे अपचयन उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास हो। जैसे कॉपर प्लस O2 से ये बन जाता है, क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। इसी तरह मैग्नीज डाई ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलकर ये बनता है मैग्नीज क्लोराइड MgCl2 और प्लस जो है H2Cl2। ये H2Cl2 ये नहीं बनता है भाई, यहाँ HCl बनता है 2 रेशियो में, ये गलत दिया है। और प्लस जल और प्लस क्लोरीन गैस, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहाँ पर, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। आगे देखिए अपचयन अपक्रिया क्या होती हैं। तो अपचयन अपक्रियाएं वो होते हैं जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो लेकिन हाइड्रोजन का योग हो। जैसे कॉपर ऑक्साइड में जब जल मिलाते हैं तब ये कॉपर प्लस कॉपर ऑक्साइड में जब हाइड्रोजन गैस H2 मिलाते हैं तब ये बन जाता है कॉपर प्लस H2O, है ना। इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन का ह्रास हो गया ना, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया। आगे फेरिक क्लोराइड में जब हाइड्रोजन सल्फाइड मिलाते हैं H2S मिलाते हैं तब ये बन जाता है फेरस क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और प्लस सल्फर। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए फेरिक क्लोराइड से बन गया फेरस क्लोराइड, यानी कि यहां पर धनायन आयनों की कमी हुई, बस नहीं, धनायन आयनों का क्या हुआ, ऑक्सीजन का ह्रास, ठीक है। Cl3 से यहाँ Cl2 हो गया, ऋणायन आयनों की कमी हो गई, तो सही तो है। अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन नेगेटिव आयन है, इसका मतलब नेगेटिव आयनों की भी अगर कहीं कमी दिख रही है तब वो अपचयन अपक्रिया होगी। जैसे फेरिक क्लोराइड से बन गया फेरस क्लोराइड। आगे देखिए नेक्स्ट, रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती हैं। रेडॉक्स अपक्रिया या अपचयन उपचयन अपक्रिया ऐसी अपक्रियाएं जिसमें अपचयन और उपचयन या ऑक्सीकरण दोनों अपक्रियाएं होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड में जब जल मिलाया गया तब ये कॉपर प्लस जल बन गया, तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना, यानी कि ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, अपचयन अपक्रिया है। इसके बाद में H2 से बन गया H2O, यानी कि H2 में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, यानी कि उपचयन अपक्रिया ऑक्सीकरण अपक्रिया है। अब इसमें दोनों अपक्रियाएं हो रही हैं, इसलिए ये क्या है बताइए, ये क्या हो गई आपकी, ये हो गई रेडॉक्स अपक्रिया, अपचयन उपचयन अपक्रिया। ऑक्सीकारक क्या होता है, तो जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। अपचायक किसे कहते हैं, तो जिस पदार्थ का उपचयन होता है उसे अपचायक कहते हैं। अच्छा, अपचयन में क्या होता है, अपचयन अपक्रिया में होता है हाइड्रोजन का योग ऑक्सीजन का ह्रास। उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास। आगे देखिए ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में ऊष्मा संपन्न होते समय ऊष्मा भी निकलती है, अपक्रिया संपन्न होते समय ऊष्मा भी निकलती है। जैसे देखिए प्राकृतिक गैस के रूप में CH4 मेथेन गैस लिया गया। मेथेन गैस जब ऑक्सीजन गैस के संपर्क में आती है, O2 गैस के संपर्क में आती है, तब दहन होता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2 और प्लस जल यानी कि H2O और इसके साथ में जो है H2O वो भी ऊष्मा के रूप में निकलता है, भाप के रूप में, इसके साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन गैस के संपर्क में आता है, ग्लूकोज C6H12O6
का जलीय विलयन जब ऑक्सीजन गैस के संपर्क में O2 के संपर्क में 6 रेशियो के साथ आता है, तब ये बनता है, यहाँ से ऊर्जा निकलती है ना। और 6 रेशियो में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और 6 रेशियो में जल बनता है। ऊष्माशोषी अपक्रिया किसे कहते हैं? तो ऊष्माशोषी अपक्रिया ऐसी अपक्रिया जिसके संपन्न होने में ऊष्मा का अवशोषण होता है। जैसे देखिए HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड से Hg यानी कि मरकरी और प्लस जो है ऑक्सीजन गैस बनता है, लेकिन ऐसा होते समय मर्क्यूरिक ऑक्साइड ऊष्मा को ग्रहण करता है। अब प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्मा शोषी अपक्रिया है। अब प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल यानी कि 6 रेशियो में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और 12 रेशियो में जल मिलकर, है ना, सूर्य के प्रकाश के द्वारा पत्तियों में क्लोरोफिल की उपस्थिति से ये जो है बदल जाते हैं C6H12O6 यानी कि खाद्य पदार्थ, और प्लस 6 रेशियो में ऑक्सीजन गैस देते हैं और 6 रेशियो में पानी प्राप्त होता है। तो ये क्या है? ऊष्माशोषी अपक्रिया है। एक तरह से सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा का अवशोषण कर रहा है ना। सूर्य के प्रकाश के रूप में यहाँ पर ऊष्मा का अवशोषण होता है।